कमेंट आप रीड कीजिए यहाँ पे, जहाँ पे ये मदर्स पूछ रही हैं कि आपका बच्चा इतना शांत कैसे है। मेरा बच्चा पूरा दिन उछल कूद करता है, चिल्लाता रहता है। और यहाँ पे एक अजीब सी मासूमियत है इन 2 लाइन्स में। लास्ट की लाइन्स में आप पढ़ोगे कि क्या ये मेरी बैड पेरेंटिंग का नतीजा है, क्या ये मेरी गलती है कि मैं ही उसको डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रही हूँ। मैक्सिमम मदर्स के दिमाग में ये चीज़ आती है और हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं कि क्या मेरी गलती है। और ऊपर से कई बार हमारे जो फैमिली के बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो भी यही चीज़ बोलते हैं कि बच्चे में कमी नहीं है, बच्चे में पहले प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऑटिज्म का डायग्नोज 1 साल के बाद होता है। तो कई बार ये ताने ऑटिज्म मदर को सुनने पड़ते हैं कि तुम्हारी पेरेंटिंग में ही गलती है, तुमको ही बच्चा हैंडल करने नहीं आ रहा है, बच्चा पालने नहीं आ रहा है, बच्चे में कोई कमी नहीं है, कमी तुम्हारी पेरेंटिंग में है। तो ये भ्रम हमारे दिमाग में हो जाता है कि क्या ये चीज़ सही है। तो माय डियर मदर्स, ये भ्रम अपने दिमाग में मत पालो, आपकी कोई गलती नहीं है। किसी मदर को नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा ऑटिस्टिक होने वाला है, और किसी मदर को कोई आइडिया नहीं है कि ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म में बच्चे को कैसे हैंडल करना है। स्टार्टिंग में किसी को ये नॉलेज नहीं था, मुझे भी नहीं था ये नॉलेज, है ना। तो ये चीज़ें हैं गाइस, यहाँ पे ये भ्रम अपने दिमाग में आपको नहीं रखना है। ऑटिज्म बैड पेरेंटिंग का नतीजा नहीं है। कई बार सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें पेरेंटिंग का फॉल्ट नहीं है। हाँ, अब दूसरी बात करते हैं कि ऑटिज्म को हैंडल करने में, मैनेज करने में, ऑटिस्टिक बच्चे को इम्प्रूव करने में पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा है चाहे नॉर्मल बच्चा है, दोनों ही केसेस में पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। आज की डेट में आप देखोगे तो कई ऐसे नॉर्मल बच्चे भी हैं जिनका बिहेवियर पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है। मैं भी अपने आसपास देखती हूँ, आपने भी देखा होगा। अभी जस्ट लास्ट वीक में एक बच्ची को देख रही थी, बीच सड़क पे वो इतना टैंट्रम शो कर रही थी टॉफ़ी के लिए, मतलब। और मदर समझती है उस चीज़ को कि डेली मेरे साथ ये नाटक हो रहा है, डेली मुझे एम्बैरस होना पड़ रहा है, और मैं इस टैंट्रम को छुड़ा के मतलब मानूंगी, मतलब मैं टैंट्रम को स्टॉप कर रही हूँ। और वो उसको घसीट के लेके जा रही है, लेकिन टॉफ़ी नहीं दे रही हैं। लेकिन फिर भी 10-15 मिनट के बाद मदर गिव अप कर देती है, और उसके बाद उसको उसने टॉफ़ी दे दी। उसके बाद बच्चा इमीडिएटली शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। टॉफ़ी खोला, खाया, मज़े से घर गए, कोई ये नहीं। मतलब मैं दूर से खड़े होकर ये चीज़ देख रही थी, दिमाग में मेरे ये बात आ रही थी कि हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे ऑटिस्टिक बच्चे का लैंग्वेज नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए वो टैंट्रम शो करता है ना। यही चीज़ आती ना। लेकिन हर चीज़ ऑटिज्म की वजह से नहीं होती है। हम लोगों को हर चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ऑटिज्म की वजह से ही हो रहा है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि ऑटिज्म में भी बच्चे टैंट्रम शो करते हैं और सेम चीज़ करते हैं। दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन सेम ही है कि फर्स्ट टाइम ही आपको बच्चे के सामने नहीं झुकना है। जो आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे अपने बच्चे को नहीं देनी है, बच्चा चाहे वहाँ पे लेट जाए, आधा घंटा वेट करो, 1 घंटा वेट करो, लेकिन वो चीज़ आपको बच्चे को नहीं देनी है। 2-3 बार, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार बच्चा वैसा करेगा, 4th टाइम बच्चा वैसा नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि टैंट्रम का कोई फायदा नहीं है। टैंट्रम बच्चा तभी आगे लेके जाता है जब उसको बेनिफिट मिलता है, रिजल्ट मिल रहा है, तभी होता है। सेम चीज़ ऑटिज्म में, सेम नॉर्मल बच्चों के केस में। अब अर्नव की बात करें तो अर्नव शुरू से शांत नहीं था। 5-6 ईयर तक हमने भी नरक झेला है, हमने भी सेम सिचुएशन झेली है। उछल कूद, मतलब आपके बच्चे तो फर्श पे उछल कूद करते होंगे, भाई हमारे वाला तो हमारी बॉडी के ऊपर कूदता था। मतलब 1 सेकंड के लिए नहीं बैठ पाते थे हम लोग, जैसा मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है। तो इतना ज़्यादा वो हाइपर एक्टिव था। टैंट्रम की बात हम लोग करें तो बीच सड़क में वो लेट जाता था, मार्केट में लेट जाता था वो। तो एक लेवल पे आके हम लोग भी टैंट्रम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और एक लेवल पे आके हमने ऐसा किया कि जब अर्नव रो रहा है ना, तो हमने आधा घंटा वेट किया, 1 घंटा वेट किया। वहाँ पे सब देख रहे हैं, मतलब कई बार लोग भी आसपास से बोलते हैं यार बच्चा ही तो है, दे दो। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि पेरेंट्स उस चीज़ को रोज़ भुगत रहा है, रोज़ भुगत रहा है। तो वो चीज़ आपको नहीं सोचनी है। लेट जाए बच्चा, आधा घंटा वेट करो, 1 घंटा वेट करो, 2-3 बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे के दिमाग से टैंट्रम का भूत उतर जाएगा। तो ये चीज़ हमने करी है। तो अर्नव भी बहुत ज़्यादा परेशान करता था। इस तरह से हमने टैंट्रम को हैंडल किया है, और उसके बाद आज दिन तक अर्नव टैंट्रम शो नहीं करता है। उसको पता है कि ये बंदे टैंट्रम के आगे नहीं झुकते। अब ऑटिज्म में 2 प्रकार के बिहेवियरल इश्यूज आपको दिखते हैं। एक बिहेवियरल इश्यूज आएगा
सेंसरी इश्यूज़ की वजह से, जहाँ पे बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ परेशान कर रहे हैं। ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है इनके, और ब्रेन के जो केमिकल होते हैं वो भी बैलेंस में नहीं होते हैं, जैसे डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल बैलेंस में नहीं होते हैं, जिनकी वजह से एंग्जाइटी, एग्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, ये सब चीज़ें बच्चे में प्रॉब्लम करती हैं। और दूसरा बिहेवियर होता है बच्चे का अटेंशन सीकिंग की वजह से, यानी कि अपने नीड को मनवाने के लिए, है ना। तो एक बिहेवियर आपने वैसा देखा और एक बिहेवियर अपनी नीड के लिए। तो जो नीड वाला बिहेवियर है वहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं झुकना है, जहाँ पे बच्चा अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए आपके सामने टैंट्रम शो कर रहा है, चिल्ला रहा है, कूद रहा है, कुछ नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है, चाहे बच्चा आधा घंटा करे चाहे 1 घंटा करे, उसके आगे आप नहीं झुकोगे। अब जो दूसरी चीज़ है, सेंसरी इश्यूज जब बच्चे को परेशान कर रहे हैं तब आप बच्चे को हेल्प करेंगे, बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। जब बच्चा सेंसरी इश्यूज से परेशान है, वो मेल्टडाउन शो कर रहा है, आपको पता है मेल्टडाउन और टैंट्रम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेल्टडाउन में आपको बच्चे को प्यार करना होता है, बच्चे को प्यार से हैंडल करना होता है। बाद में डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी मेल्टडाउन और टैंट्रम को कैसे हैंडल करेंगे, क्या डिफरेंस होता है। अब सेंसरी इश्यूज़ की बात हम जब करते हैं तो सेंसरी इश्यूज़ की वजह से क्या होता है। सेंसरी इश्यूज़ यानी कि जब सेंसरी इशू बच्चे को परेशान कर रहे हैं तो बच्चा स्टीमिंग बिहेवियर करता है, हाइपर एक्टिव होता है, स्टीमिंग बिहेवियर करेगा। ऑडिटरी इश्यूज हैं तो वो बर्बर स्टीमिंग करेगा, नॉइस को एंजॉय करेगा। फिर ओरल मोटर इश्यूज हैं तो हर चीज़ को मुंह में डालना है, चबाना है, कपड़ा चबा लिया, कुछ भी चबा लिया। टेक्टाइल सेंसरी इश्यूज है तो हर चीज़ को वो टच कर रहा है, हर चीज़ हैंड में कुछ ना कुछ उसको चाहिए। विजुअल सीकिंग बच्चा कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है। ये सारे इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं। अब कई बार पेरेंट को लगता है कि ये सब सिंपल बिहेवियरल इश्यूज हैं, जबकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है, बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता। सेंसरी इश्यूज से लिटरली बच्चा पेन में होता है, ब्रेन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, ब्रेन कई बार शटडाउन हो जाता है। और शटडाउन कंडीशन में जब ब्रेन जाता है तब आप कुछ भी कमांड देते हैं, इवन थोड़ी सी भी चीज़ बच्चे को बोलेंगे तो बच्चा इमीडिएटली इरिटेट होता है, क्योंकि बच्चा उस कंडीशन में कुछ भी सुनने समझने के लायक होता ही नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने 13 ईयर्स की ऑटिज्म जर्नी में ऑब्जर्व की हैं एज ए मदर। अब मुझे पता होता है कि कब अर्नब की वो शटडाउन वाली कंडीशन आनी है, कब मुझे अर्नब को पूरी तरह से शांत रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, कब मुझे अर्नब को डिस्ट्रैक्ट करना है। जब अर्नब स्टीमिंग बिहेवियर कर रहा है, जैसे बर्बर स्टीमिंग कर रहा है, तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है, उसका क्या मुझे सब्स्टिट्यूट देना है। अर्नब अगर बर्बर स्टीमिंग कर रहा है तो उसको मैं वहां से उठा दूंगी, मैं उसको स्टॉप नहीं करूंगी। अर्नब चुप रहो, अर्नब जाओ ये लेके आओ, जाओ मम्मी के लिए पानी का गिलास लेके आओ, अर्नब बुक पकड़ो और सारे गामा गाओ, अर्नब चलो सॉन्ग सीखते हैं। अगर मैं काम में इन्वॉल्व हूं तो मैं अर्नब को कुछ काम करने के लिए दूंगी। अर्नब रीडिंग राइटिंग करो, अर्नब सिंगिंग करो। अब आप ये बोलोगे यहाँ पे कि आपका बच्चा तो कर लेता है, हमारा बच्चा नहीं करता है भाई। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने 5-6 की एज में अर्नब को बैठ के सिखाई हैं, तो उनका बेनिफिट मुझे आज मिल रहा है कि मैं अगर अपना काम कर रही हूं तो अर्नब इंडिपेंडेंटली उसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी तो वो मेरे बिना खुद को एंगेज कर सकता है। यही वो चीज़ें हैं कि 5, 6, 7 ईयर तक आपको बच्चे को काफ़ी सारी चीज़ें सिखानी हैं ताकि आगे चल के बच्चा खुद को इंडिपेंडेंटली इंगेज करके रखे। अब ये जो जंपिंग हो रही है, चिल्लाना हो रहा है, उछल कूद, हाइपर एक्टिविटी आ रही है, हाइपर एक्टिविटी के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोफाइल में जाएंगे, मैंने पिन करके रखा है ऊपर, आपको ऊपर ही वो मिल जाएगा। प्रोफाइल में जाएंगे तो खोलेंगे तो टाइटल आप पढ़ेंगे, वो वीडियो आप डिटेल में देखिए हाइपर एक्टिविटी के ऊपर कैसे काम करना है। 6-7 ईयर तक आते आते हाइपर एक्टिविटी काम डाउन हो जाती है। अर्नब भी सीवियर हाइपर एक्टिव था। तो जब आप फिजिकली मेंटली बच्चे को एंगेज करके रखेंगे तो जो ब्रेन के जो केमिकल हैं डोपामिन, सेरोटोनिन लेवल, वो सही तरीके से ब्रेन में सीक्रेट होंगे, जिसकी वजह से स्लीपिंग भी अच्छी होगी, एंग्जाइटी, एग्रेशन नहीं आएगा और बच्चा शांत भी रहेगा। और जब फिजिकली और मेंटली बच्चे को आप एंगेज करके रखते हैं तो सेंसरी इश्यूज इतने ज़्यादा बच्चे को परेशान नहीं करते हैं। सेंसरी इश्यूज तभी बच्चे को परेशान करेंगे जब आप फ्री छोड़ेंगे, जब बच्चे को वो सेंसरी डाइट
मीनिंगफुल यानी कि कंस्ट्रक्टिव वे में वो सेंसरी डाइट नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, बच्चा कोई ना कोई गलत तरीका ढूंढेगा उस सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए। जैसे बच्चे का अगर आप हैंड की एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, फाइन मोटर की एक्सरसाइजेज नहीं करवा रहे हैं, हैंड प्रेशर की एक्सरसाइजेज नहीं करा रहे हैं, तो क्या करेगा बच्चा, हैंड फ्लैपिंग करेगा। जैसे एक पेरेंट बोल रहे थे पूरा दिन वो फिंगर से खेलता है, तो ये सब चीज़ें होंगी। अब अर्नब को स्टार्टिंग में मैं फाइन मोटर स्किल की एक्टिविटीज़ करवाती थी, जैसे वो क्लिप्स लगाना है, क्ले से खेलना है ना। तो ये सब चीज़ें फाइन मोटर स्किल में आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ हाउस में ही आप करवा सकते हैं। अब अर्नब को वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो साइकिलिंग करता है, कई सारे काम करता है घर में, वो मैं उसको इन्वॉल्व करती हूँ घर के कामों में, तो वो नेचुरल वे में उसको वो सेंसरी डाइट मिलती है ना। तो वो चीज़ें करनी है। अगर बच्चा नेचुरल वे में वो सेंसरी डाइट नहीं ले पा रहा है, तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे थ्रू थेरेपी एक्टिविटीज़, है ना। लेकिन साथ साथ में ये भी कोशिश करनी है कि पूरी जिंदगी तो हम लोग थेरेपी एक्टिविटीज नहीं करवा सकते ना बच्चे को, हम कब तक उसको खुद एंगेज रखेंगे। टाइम के साथ ये चीज़ सिखानी है कि बच्चा खुद को खुद एंगेज करे जैसे जैसे वो बड़ा हो, क्योंकि अगर बड़ी एज में 7, 8, 9, 10 ईयर का बच्चा पूरा दिन कुछ भी नहीं कर रहा है ना, तो बच्चे की लाइफ तो हेल है ही, आपकी भी लाइफ हेल होगी ही होगी। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचनी है कि 5-6 ईयर्स तक वर्क करके बाद में मैं फ्री हो जाऊंगी और बच्चा शांत हो जाएगा एज के साथ। नहीं, तरीका यही है कि ऐसी चीज़ें 5-6 ईयर तक बच्चे को सिखा देनी है। जैसे रीडिंग राइटिंग मैंने सिखाया है, उसको साइकिलिंग सिखाया है, उसको कलरिंग सिखाया है, सिंगिंग सिखाया है, ताकि बाद में बच्चा जो है वो जैसे फिर वो एक्टिविटीज़ बुक होती हैं वो खुद सॉल्व करता है, पजल्स वो सॉल्व करता है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को सिखानी है ताकि बाद में बच्चा उनको कर सके। अब कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा एक बार करता है बाद में नहीं करता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप रूटीन में चीज़ों को नहीं कर रहे हैं। बच्चे का फिक्स रूटीन बनाना है कि ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। जो लैंग्वेज बुक में अर्नब को यूज़ कर रही हूँ, बीच में आप लोगों के साथ शेयर किया, तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे जैसे मैं अर्नब को सिखाती हूँ ये सेंटेंसेस बोलने हैं, तो खाली टाइम में वो भी मैं दे देती हूँ, तो अर्नब वो भी रिपीट करता है। तो अर्नब लिटरली खुद पूछता है कि अभी मुझे क्या करना है। आप ये सोचो, जब रूटीन में, डेली रूटीन में आपको टाइम टेबल फिक्स करना है और उस रूटीन में वो चीज़ करा के लेनी है, फिर बच्चा आपको इग्नोर नहीं करेगा। अब होता ऐसा है कि कोई चीज़ अगर आज मैंने अर्नब को नई चीज़ शुरू की है कि चलो तुम ये नई चीज़ कर लो, तो अर्नब उस चीज़ के लिए ना रेडी नहीं होता है, गुस्सा करता है कि ये तो भाई मेरी रूटीन में शामिल नहीं है, तो ये तुमने क्यों इंक्लूड किया, ये मुझे नहीं करना है। तो मैं उसके साथ बैठती हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए उस एक्टिविटी को उसके साथ करना पड़ता है ना। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूँ, रिसेंटली मैंने अर्नब को क्या शुरू किया। हाँ, रिसेंटली ये जो पैक बोर्ड की एक्टिविटी है ना, ये बहुत सालों के बाद मैंने निकाली है, क्योंकि अर्नब का जो हैंड का सीकिंग था वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा था अभी, तो मैंने सोचा कि वो निकालती हूँ। तो उसने फर्स्ट टाइम किया और सेकंड डे उसने वो उस चीज़ को मना कर दिया कि ये भाई मेरी रूटीन में शामिल नहीं है। तो अब कुछ दिन मुझे उसके साथ वो चीज़ करनी पड़ेगी, फिर वो चीज़ भी रूटीन में आ जाएगी। तो रूटीन में जब चेंज करते हैं तो ये बच्चे फिर एडजस्ट नहीं करते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आपको रखनी है। दिन में 3 टाइम्स 1 आवर का आपको थेरेपी का सेशन इन्वॉल्व करना है। थेरेपी का 1 घंटे का सेशन हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे। 3 घंटे तो वही हो गए, उसके बीच में एकेडमिक रीडिंग राइटिंग आएगा, उसके बीच में वॉकिंग, साइकिलिंग या कुछ आर्ट वर्क या सिंगिंग या बच्चे का जो टैलेंट है वो आप करोगे, तो पूरा दिन इतना काफ़ी है उसको एंगेज रखने के लिए। इतना भी आप करेंगे तो बिहेवियर बच्चे का शांत हो जाएगा। तो कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग बार बार पूछते हो कि एंगेज कैसे करना है, एंगेज कैसे करना है। हर बच्चे का रूटीन अलग हो सकता है। थेरेपी एक्टिविटीज जो 3 आवर्स आप करते हो, 5-6 ईयर तक हम लोगों को वो रूटीन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि 5-6 ईयर तक हम लोग कितने भी एफर्ट कर लेना, ऑटिस्टिक बच्चा ना शांत नहीं होता है। 5-6 ईयर्स लग जाते हैं। तो उस टेंशन में अगर हो आपका बच्चा 5 ईयर का है, 6 ईयर का है, 4 ईयर का है, मेरा बच्चा शांत नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, वो जो उस पीरियड में आप मेहनत करते हो ना, उसका बेनिफिट आपको बाद में मिलता है जाके। ये चीज़ मैंने देखी है। तो उसमें निराश नहीं होना है। 5-6 ईयर आपको लगने ही वाले हैं। तो अपने आसपास भी मैंने बच्चों को देखा है, ऑटिस्टिक बच्चों को, कि 6-7 ईयर के बाद
थोड़ा शांत हो जाते हैं, लेकिन वही बच्चे शांत हो रहे हैं जिनका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है और जो रूटीन में कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं, जो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। और कुछ पेरेंटिंग टिप्स, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को आपको इग्नोर करना है। इन चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप ऑटिज्म के साथ एक ईजी लाइफ जी सकते हैं गाइस। बस इन चीज़ों का ख्याल रखिए।